गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था। इस लेक्चर में मैं आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या किरचॉफ्स सेकंड लॉ बताऊंगा भाई। ठीक है, देखिए अगला हमारे पास किरचॉफ्स सेकंड लॉ है। ठीक है भाई, क्या है हमारे पास? किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स सेकंड लॉ का के बहुत सारे नाम हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम के वी एल से लिखेंगे। मतलब पहले वाला रूल क्या था? के सी एल। दूसरे वाला रूल क्या है? के वी एल। समझ आ गया? सेकंड, इसी का नाम है किरचॉफ्स लूप लॉ। इसी को किरचॉफ्स मैश लॉ भी बोलते हैं। ये सारे इसी के ही नेम है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड लॉ मतलब आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है किरचॉफ्स लॉ को। कितने भी अलग अलग तरीके से आपको इसके नाम याद रखने पड़े, सारे नाम याद रखने पड़ेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है भाई, तो सब अब हम इसकी शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग to it, the algebraic sum of the algebraic sum of the algebraic sum of change in potential change in potential change in potential in complete, आप लूप कह सकते हो और कंप्लीट ट्रेवर्सल ऑफ मैश कह सकते हो, लूप कह सकते हो। और मैश का मतलब होता है क्लोज लूप इज जीरो। दैट इज समेशन ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। और इसको हम समेशन ऑफ v मैश लिख सकते हैं या क्लोज्ड लूप कह सकते हैं, क्लोज्ड लूप लिख सकते हैं। ये आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर भी साइन कन्वेंशन का सबसे ज़्यादा यूज होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये किस रूल पर, किस बात पर, किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड होने की वजह से इसको फाइंड आउट किया गया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो मैं सारे पॉइंट आपको बताता हूँ। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस बेस पर काम करता है। ठीक है, मैं बताता हूँ। दिस लॉ represents law of conservation of energy। ये जो रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर अप्लाई होता है। और आप ये भी कह सकते हो दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या और आप ये भी कह सकते हो और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ही बात है वैसे तो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। अगर मान लो ये फील्ड कंजर्वेटिव नहीं हुआ या एनर्जी कंजर्व नहीं हुई, तो किसी भी क्लोज लूप के अंदर जो पोटेंशियल चेंज होगा वो जीरो नहीं हो सकता। इफ हम ये कह सकते हैं, इफ द सम ऑफ, फर्स्ट पॉइंट है, इफ द सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, डेल वी का मतलब समझ गए होंगे,
change in potential around a closed loop is not zero। अगर चेंज इन पोटेंशियल जीरो नहीं है, जैसे कि हमने पीछे जो हमने इसका लिखा था डेल ऑफ v इज इक्वल टू जीरो, और आप इसको ये भी कह सकते हो डेल v चेंज इन पोटेंशियल हो गई ऑफ ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमने क्या कहा भाई, इस सर्किट के अंदर अगर मान लीजिए ये जीरो नहीं है, इसका मतलब होगा अनलिमिटेड एनर्जी कुड बी गेन्ड बाय रिपीटेडली कैरिंग ए चार्ज अराउंड ए लूप। इसका मतलब क्या होगा, अनलिमिटेड एनर्जी could be gained by repeatedly carrying a charge around a loop। ये ध्यान रखना है, क्योंकि भाई लूप के अंदर चार्ज तो कंटिन्यू फ्लो करे ही करेगा, जितनी बार चार्ज फ्लो करेगा उतनी ही बार एनर्जी गेन की जाएगी। अगर सम ऑफ पोटेंशियल जीरो नहीं हुआ तो हर बार में वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी आती है ना, तो हर बार में जो वर्क डन हुआ है वो एनर्जी गेन में स्टोर हो जाएगा, और इसका मतलब तो हम बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पाएंगे, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास अगर n लूप्स बनी हुई है सर्किट के अंदर, तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमारे पास n-1 होगी। मैं बता देता हूँ, इफ n लूप्स इन ए सर्किट, अगर हमारे पास सर्किट के अंदर n लूप बनी हुई है तो हमेशा ध्यान रखना द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट equation in accordance with loop rule will be n-1। मतलब हम n इक्वेशन बना लेते हैं पर उनकी ज़रूरत नहीं है, n-1 से ही काम चल जाएगा, और वो जो n इक्वेशन आपने बनाई है उनमें से भी जो एक इक्वेशन निकल के आएगी वो इसी को ही शो करेगी। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ साइन कन्वेंशन फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर दिस रूल। साइन कन्वेंशन फॉर दिस रूल। अब आपने एक बात को ध्यान से समझना है, जब हम लूप में चलेंगे तो जिस तरफ बोला जाएगा उस तरफ चलना पड़ेगा, जिस तरफ बोला जाएगा उस तरफ चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? और हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं किसी के भी बीच में। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा साइन कन्वेंशन का पहला पॉइंट है। पहले पॉइंट में मैंने ये कहा कि ए और बी पॉइंट मैं बना देता हूँ। मैंने ये कहा कि मेरे पास ये टर्मिनल ए है, उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ा और ये हमारे पास टर्मिनल बी है। सेल का ईएमएफ ई है, समझ आ गया? और ये हमारा एरो का साइन लगा दिया और इसको हमने क्या बोल दिया, पाथ। अब ध्यान से देखो, ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा सेल है। भाई ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पर भी जो हमारा पाथ है वो मैं डॉट डॉट से लगा रहा हूँ, ये हमारा क्या है, पाथ। हम ए से बी जा रहे हैं दोनों ही केस में। पर अगर देखा जाए तो एक में तो सेल सीधा जुड़ा हुआ है और दूसरे में सेल अपोजिट जुड़ा हुआ है। अब एक बात बताइए, अगर हम इस केस की बात करें तो हम क्या कहेंगे, चेंज इन पोटेंशियल। चेंज इन पोटेंशियल का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, वी बी माइनस वी ए।
बोलो लिखा जाएगा कि नहीं? अगर हम वी बी माइनस वी ए की बात करते हैं तो ये कैसे निकाला जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। देखो हमारा पाथ क्या है, ए है, तो भाई ए पॉइंट पर पोटेंशियल को हमने क्या बताया, वी ए। बी पर पोटेंशियल को क्या बताया, वी बी। यहाँ पर वी ए बता दिया और यहाँ पर क्या बता दिया भाई, वी बी। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मान लीजिए यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो वी ए है, यहाँ पर पोटेंशियल क्या है भाई, वी ए। तो अगर मैं लूप रूल लगाऊंगा, लूप रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्या कहा भाई, वी ए, उसके बाद ई एम एफ ई आ गया सेल का, प्लस ई इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई, वी बी, जो हमारे पास है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव जंप कर रहे हो भाई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाने के लिए तो पॉजिटिव तो ईएमएफ नहीं होगा, नेगेटिव होगा। आप सेल को उठाकर देखिए, जब हमने आपसे सेल पढ़ाया था तो हमने कहा था कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब पॉजिटिव से नेगेटिव यूँ बाहर तो घूम कर चला जाएगा, पर हमें जो वर्क डन कराना पड़ता है वो क्या कराना पड़ता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और हम जा कहाँ रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव सेल के अंदर, तो कैसा काम होगा, नेगेटिव। मैं आपको फिर एक बार रिपीट करा देता हूँ कि ये हमारे पास सेल है, जब हम नेगेटिव टर्मिनल से चार्ज को उठाकर पॉजिटिव टर्मिनल पर लेकर जाते हैं तो हमारे पास जो वर्क डन होता है, जो W/Q लिखते हो, उसको आपने किसका नाम दिया था, ईएमएफ का, जो कि क्या लिया था, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब लिया था, जब नेगेटिव लो पोटेंशियल से उठाकर चार्ज को कहाँ फेंका गया था, हाई पोटेंशियल पर। यहाँ तक समझ आ गया। अब आप हाई टू लो जा रहे हो तो ईएमएफ कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब अगर आप वी बी माइनस वी ए निकालते हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा इस इक्वेशन से, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई। समझ आ गया। और आपको पता ही है, जब आप पाथ आपका यहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा। तो इस केस के अंदर क्या कर लोगे, वी ए से गए तो क्या हो गया, प्लस ई इज इक्वल टू क्या आ गया, वी बी, क्योंकि इस पॉइंट पर बी है या वी ए है या वी बी है। अब हमने क्या कहा भाई, वी बी माइनस वी ए निकालना है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी बी माइनस वी ए, इसको हम क्या कर देंगे, डेल वी का नाम दे देंगे। डेल वी इज इक्वल टू, जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हो तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, प्लस ई। मतलब आप क्या बताओगे यहाँ पर, आप ये कहोगे व्हेन वी जंप। मैं यहाँ पर एक लाइन लिखता हूँ जो आपको याद हो जानी चाहिए, व्हेन वी जंप ए सेल along path from positive terminal to negative, then EMF of cell is taken negative। मैंने ये बोला है, एंड वॉइस वर्सा। याद हो जाना चाहिए भाई आपको। मैंने ये कहा है कि अगर मैं सेल को ए से बी जंप करता हूँ, मतलब जब सेल के अंदर पाथ के अलोंग जा रहा हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल से जंप करके नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहा हूँ, तो जो फाइनल होगा, जो माइनस साइन होगा, उसकी ही ईएमएफ के साथ माइनस का साइन लगेगा। तो ये आप याद भी रख सकते हो, एंड वॉइस वर्सा। अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करके गए हो तो फाइनल टर्मिनल कौन सा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ईएमएफ लेना है। यहाँ पर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करके गए हो तो नेगेटिव ईएमएफ लेना है। समझ आ गया। सेकंड साइन कन्वेंशन, सेकंड साइन कन्वेंशन में बात कर रहा हूँ रजिस्टर के लिए। पहला सेल के लिए था, दूसरा रजिस्टर के लिए ले रहा हूँ। तो रजिस्टर के लिए हम लेते हैं तो भाई रजिस्टर जोड़ना पड़ेगा हमने, तो ठीक है। हमने कह दिया ए पॉइंट बी पॉइंट, ये करंट की डायरेक्शन है, आई करंट पास हो रहा है, आर रजिस्टर है, ठीक है भाई। और हमने कह दिया कि भाई ये हमारा पाथ है, क्लियर। और इसी तरह ये तो हमने ए पॉइंट लिया था, अब बी पॉइंट ले लीजिए इसी में ही। अब क्या करोगे भाई, एक और डायग्राम बना देते हैं भाई। ये भाई बी पॉइंट, ए पॉइंट। अब की बार करंट हमारा वापस आ रहा है, आई रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा पाथ है।
ठीक है, हमने ये बता दिया। अब फिर वही रूल लगाना है, हम तो भाई जो अपना रूल है वही लगाएंगे ना। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, हमें पता है कि हमारा पाथ ये है, करंट हमेशा हाई टू लो मूव करता है, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करता है भाई, हाई टू लो मूव करता है। तो जब हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं ये कहूँ हेयर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर, जो होम्स लो पढ़ा था भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी इसके बीच में, यहाँ पर वी ए मान ली पोटेंशियल, यहाँ पर क्या मान लिया आपने, वी बी। बोलो मानी या नहीं। अगर आपने ये कहा कि करंट हाई टू लो मूव कर रहा है तो भाई वी ए हाई पोटेंशियल होगी और वी बी कैसी होगी, लो पोटेंशियल। पर हमारा पाथ क्या है, ए टू बी है, हमने निकालना क्या है, निकालना क्या है भाई, डेल वी, और डेल वी क्या है हमारे पास, वी बी माइनस वी ए, और वी बी माइनस वी ए निकाला तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आई आर हो जाएगा नेगेटिव। बोलो हो गया कि नहीं, क्लियर है। इसी तरह यहाँ पर हम क्या कहेंगे भाई, यहाँ वी ए पोटेंशियल है और यहाँ क्या है वी बी। अब करंट इधर आ रहा है तो यहाँ पर क्या बताया जाएगा, वी बी इज ग्रेटर देन वी ए बोला जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया था, वी ए इज ग्रेटर देन वी बी बोला गया था। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट मूव करता है। मतलब यहाँ पर अगर मैं डेल वी निकालूँ और मैं कहूँ वी बी माइनस वी ए क्या होगा भाई, हमें पता है वी बी की वैल्यू ज़्यादा है, वी ए की वैल्यू कम है, तो वो क्या हो जाएगा, आई इंटू आर हो जाएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है भाई, वी बी ज़्यादा है ना, वी ए कम है तो पॉजिटिव आना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, आई इंटू आर ही होती है ना। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अगर आपने कोई भी रजिस्टर आर किसी भी सर्किट के अंदर जोड़ा और हम ये देख रहे हैं कि भाई इसमें तो करंट जिस पाथ में आपने लूप ली हुई है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, और इसमें करंट जिसमें पाथ लिया हुआ है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो देखो साइन का फर्क आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आया या नहीं आया। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, नेगेटिव पोटेंशियल आ गई, यहाँ पर कैसी हो गई भाई, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गई। भाई समझ आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन बनाकर लिख देते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, डेल भी ले रहे हैं ना, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस या चेंज इन पोटेंशियल इज टेकन नेगेटिव इन एनी एप्लियंस, कोई भी एप्लियंस हो और रजिस्टर आप ले रहे हो, रजिस्टर हो और रजिस्टर व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन डायरेक्शन ऑफ लूप और पाथ। जो लूप आपने ली हुई है या जो आप पाथ फॉलो कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन अगर दोनों सेम है तो उस रजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा लेना है भाई, नेगेटिव लेना है, एंड वाइस वर्सा, और इसका उल्टा। ठीक है, पर हम इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहीं पर ही ख़त्म नहीं करेंगे, क्योंकि किरचॉफ्स रूल आपने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अंदर भी यूज करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं। अगर हम किरचॉफ्स रूल को कैपेसिटर में भी यूज करते हैं तो कैपेसिटर के लिए भी साइन कन्वेंशन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ साइन कन्वेंशन मान लीजिए आपका किसी भी टर्मिनल के बीच में कैपेसिटर आ जाए, मान लो ये कह दिया ए, यहाँ आपने एक कैपेसिटर जोड़ा और ये पॉइंट कह दिया बी। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो भाई, कैपेसिटर के अंदर तो चार्ज फ्लो करता है, तो यहाँ से आपने चार्ज की डायरेक्शन बतानी है क्यू। इसी तरह ये तो ए पॉइंट हो गया और दूसरा बी पॉइंट, आपने ये कह दिया ए, ये आपने चार कैपेसिटर बताया, ये पॉइंट कह दिया आपने बी, और आपने क्या कह दिया, यहाँ से जो चार्ज फ्लो कर रहा था तो ये पॉजिटिव प्लेट थी, ये नेगेटिव थी, और अब की बार आपने ये कह दिया कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, मतलब ये चार्ज की डायरेक्शन है क्यू, और हमारा जो पाथ है वो ये है, ये हमारा पाथ है। ठीक है, इसमें भी जो हमारा पाथ है वो यही है। अब इसके अंदर क्या करना है भाई, हमें तो फाइनल माइनस इनिशियल निकालना है,
तो एक बात ध्यान रखना, वी बी माइनस वी ए निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी माइनस क्यू बाई सी, और यहाँ वी बी माइनस वी ए निकालेंगे तो वहाँ वैल्यू आएगी प्लस क्यू बाई सी। सेम रूल फॉलो करना है, यहाँ नेगेटिव लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। जैसे आपने सेल में बताया था कि जब आप जंप कर रहे हो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पर, ठीक है, तो जो फाइनल प्लेट है उसी का साइन आपने लिखकर चलना है। सेम सेल वाली बात है, यहाँ पर भी चार्ज उसी पर ही डिपेंड कर रहा है। तो मतलब आप ये कहोगे चेंज इन पोटेंशियल इन ट्रैवर्सिंग ए कैपेसिटर फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल इज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हो, भाई ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये क्या है पॉजिटिव, तभी तो चार्ज इधर जा रहा है। समझ आ गया कि नहीं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो आपने पॉजिटिव लेना है, और अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे तो आपने कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। मतलब जो फाइनल टर्मिनल है उसका साइन आपने लेना है। समझ आ गया? तो ये आपने किसके अंदर ध्यान रखना है भाई, कैपेसिटर के अंदर ध्यान रखना है। कैपेसिटर भी अगर मान लीजिए किरचॉफ रूल कैपेसिटर के अंदर भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। समझ आ गया होगा भाई? अब इसमें भी हम क्या करते हैं भाई, एक दो न्यूमेरिकल करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमें बताना था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के अंदर जो जो पॉइंट्स हमने आपको बताने थे वो हमने आपसे बता दिए हैं। पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मान लीजिए आपसे कोई सर्किट दे दिया जाए तो उसके अंदर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लगाओगे, लूप को अप्लाई कैसे करोगे, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो मैं आपको एक सीधी सीधी बात ये बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि एक लूप बना देता हूँ, एक न्यूमेरिकल लिखते हैं भाई, ठीक है, न्यूमेरिकल लिखते हैं और उसके बाद मैं आपको एक लूप लेकर समझा देता हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए हम ये लूप लें, एक वैसे ही मैं ले लेता हूँ, ये मान लीजिए हमने सेल ले लिया EMF E1, ठीक है, इसके साथ मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R1 बता दिया मैंने। उसके बाद मैंने एक और सेल जोड़ दिया, इसका EMF E2 ले लिया मैंने, उसके साथ मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया। मैं एक नॉर्मल सी लूप लेकर आपको समझाना चाह रहा हूँ बस, ठीक है, एक नॉर्मल लूप लेकर आपको समझा देखते हैं। ये मैंने यूँ डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, मैंने कह दिया ABCD, क्लियर। अब एक बात ध्यान से समझिए, अब आपकी मर्जी है कि करंट की डायरेक्शन आप कहाँ लेते हो, पर एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं है कि जब तक जंक्शन ना बने जब तक करंट की डायरेक्शन को आप बदल नहीं पाओगे। मान लीजिए आप ये कहोगे कि सर करंट तो यहाँ पॉजिटिव से आगे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर पॉजिटिव से, ज़रूरी नहीं है। आप ये कह सकते हो कि सर हम करंट की डायरेक्शन को यहाँ पर लेंगे। आपने मान लीजिए आई करंट की डायरेक्शन यूँ शो करके दिखा दिया ना भाई, आप पूरे सर्किट में करंट ऐसे ही दिखाओगे, आई करंट। समझ आ गया? जहाँ पर भी आपने डायरेक्शन दिखानी है फिर पूरी लाइन के अंदर ऐसा ही करंट जाएगा डायरेक्शन के अलोंग। ये तो मैं आपको पहला पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई ब्रांच बन जाती, कोई जंक्शन बन जाता, तो हम यहाँ पर करंट को बदल सकते थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब मान लीजिए आपने करंट दिखा दिया तो आपने नाम भी लिखा हुआ है, तो हम ये कहते हैं कि बाई अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप का नाम बताइए क्या ले रहे हो, आपकी मर्जी है। ABCD ले सकते हो, ADCB ले सकते हो, आपकी मर्जी है। वो तो डायरेक्शन के अलोंग जो भी आप पाथ बताओगे उस पाथ के अलोंग ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। आपने कह दिया कि हम लूप लेते हैं ABCD, ठीक है, आपने ये लूप ले ली। अब आप A से B चले, क्या आपको कोई सेल मिला? नहीं है। A से B तक कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है। तो जब तक आपके पास कोई सेल और रेजिस्टेंस नहीं होगा हम चलते चलेंगे। अब जैसे ही B से आगे बढ़े हमारे पास एक सेल आया, सेल में देखना है कि हमारा पाथ क्या है। पाथ हमारा ये है, B से C की तरफ जाना है हमारा पाथ। अब हमारा पाथ उधर है, हमने देखा सेल आ गया, सेल को जंप करना है तो सेल की पहली प्लेट कौन सी है? पॉजिटिव। जंप करके कौन सी प्लेट पर जाएंगे? नेगेटिव। तो मतलब इसका EMF कैसा लेना है? जो फाइनल प्लेट है वो वाला जो अभी अभी हमने पढ़ाया था। तो क्या लिखा जाएगा? माइनस साइन इंटू E1 प्लस लिखो। अब समझ आ गया होगा। अब देखिए जैसे ही हमने सेल को जंप किया आगे एक रजिस्टर आ गया,
एक रजिस्टर क्या आया, R1 आया, और R1 में कितना करंट है, I। तो भाई करंट मल्टीप्लाई बाई रजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल होती है। अब ये पोटेंशियल इसके अंदर नेगेटिव लेनी है या पॉजिटिव, ये सोचना है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे सोचोगे भाई, मैंने अभी अभी बताया था कि करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम हो तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है। तो कौन सा साइन लगाओगे भाई, माइनस। उसके बाद आगे R2 से आगे चलिए, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, फिर आगे चलिए तो हमारे पास E2 सेल आ गया। अब क्या लिखना पड़ेगा भाई, प्लस या माइनस लगाकर E2 लिखना पड़ेगा। आपको पता है आप C से D जा रहे हो, पाथ की डायरेक्शन C से D है, तो आप पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करोगे तो क्या लेना पड़ेगा, -E2। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब आप इसको जंप करके यहाँ गए, अब आप आगे आ जाओ। आप सोच रहे हो I करंट है, I करंट अकेला नहीं लिया जाएगा, जब रजिस्टर होगा तो ही हम इसको लेंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, प्लस का साइन लगेगा, I इंटू R2। अब जो I इंटू R2 है ये कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, वो आपने समझना है। अब देखिए आप D से A की तरफ जा रहे हो, तो मतलब आपका पाथ किधर है, D टू A है। अब पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो पोटेंशियल कैसे लेनी है, नेगेटिव। अब मेरे तो भाई ये सारे साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से याद हैं, जो हमने आपको ये रूल समझाए, ये रूल्स आप बहुत अच्छे से याद करोगे और आपको टिप्स पे रूल याद हो जाएंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है तो पोटेंशियल को नेगेटिव लेना है। मैंने ये भी बता दिया था कि नेगेटिव क्यों आ रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में सबसे पहले तो ये देखना है कि ये नेगेटिव क्यों आ रही है, ईएमएफ को नेगेटिव, ईएमएफ को पॉजिटिव क्यों लिया, रेजिस्टेंस को नेगेटिव, ये पोटेंशियल को नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों लिया गया है, कैपेसिटर के अंदर पोटेंशियल को नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लिया है, ये तो आप वीडियो में देखकर अच्छे से समझिए। उसके बाद मैं इनको डायरेक्ट अप्लाई किए। अब आप यहाँ से जंप करके आगे आ गए, अब सीधा ये पर आ गए, बीच में कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं था, तो = लगा कर क्या करना है, 0। मतलब आप क्या कहोगे, -E1 -E2। अब प्लस माइनस माइनस होगा, इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, IR1 + R2। यहाँ तक क्लियर है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो ये तो मैंने आपको सिंपल तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बताया था। अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल का मतलब होता है कि हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें। तो ये न्यूमेरिकल नहीं था, ये केवल और केवल एक एग्जाम्पल था जो आपको समझाना था, ठीक है। अब हम न्यूमेरिकल ले रहे हैं और इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें हम करंट की वैल्यू, इसमें हम रेजिस्टेंस जो भी दिए हुए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल के लिए एक सिंपल सा डायग्राम बनाता हूँ। मैं कह देता हूँ ये A पॉइंट है, यहाँ से मैं एक रेजिस्टेंस लेता हूँ 4 ओम, 4 ओम। ये B पॉइंट है, B पॉइंट के आगे हम एक और रेजिस्टेंस लेते हैं 2 ओम, और यहाँ पर हम लेते हैं C पॉइंट। चलो बेटा, उसके बाद यहाँ पर हमने एक सेल जोड़ा, ये 6 वोल्ट का सेल है। उसके बाद हमने एक रेजिस्टेंस इधर जोड़ा भाई, ठीक है। यहाँ ये रेजिस्टेंस मैं ले लेता हूँ, ये भी 4 ओम ले लेते हैं। अब इनके बीच में एक और सेल जोड़ देते हैं, इनके बीच में एक और सेल जोड़ेंगे। इस सेल को मैं ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव जोड़ देता हूँ, ठीक है। और इस सेल को ले लेते हैं 4 वोल्ट, ठीक है। ये 6 वोल्ट था, ये 4 वोल्ट है, उल्टा जोड़ दिया इससे। और एक से एक रजिस्टर यहाँ जोड़ देता हूँ। थोड़ा टिपिकल बना ही लेते हैं डायग्राम को, कुछ खास नहीं है वैसे तो। 2 ओम, CDEF, ठीक है। और यहाँ से जो मैं कनेक्शन कर रहा हूँ, यहाँ पर भी एक सेल जोड़ देते हैं, इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी बदल देते हैं। चलो, इसको मैं कह देता हूँ 2 वोल्ट, ठीक है भाई। अब आपने इसका सॉल्यूशन करना है, आपने इनमें करंट की वैल्यू निकालनी है भाई। किसकी वैल्यू निकालनी है, करंट। मैं ये कहता हूँ फाइंड करंट इन डिफरेंट ब्रांचेज। जो अलग अलग ब्रांच है, जैसे कि ए से शुरू किया, मान लीजिए आपने कह दिया I1 करंट जा रहा है इसमें, यहाँ पर I1 चला गया, यहाँ जंक्शन आ गया, यहाँ जंक्शन से आपने कहा कि भाई इधर करंट चला गया, और फिर आपने कह दिया कि इधर चला गया। आपने मान लीजिए ये कह दिया कि इधर तो I2 चला गया और इधर I3 चला गया। समझ आ रहा है कि नहीं भाई? ऐसे तो बताना पड़ेगा, जैसे ही जंक्शन आ गया तो भाई यहाँ से कितना आया था I1,
ठीक है। अब आपने कहा कि I2 इधर I3 इधर, आप ये सोच रहे हो कि सर ये बड़ी बैटरी है, ये 4 वोल्ट की है, ये 6 वोल्ट की है, तो हमने करंट के डायरेक्शन को यूं ही कैसे दिखा दिया। आप दिखा सकते हो, ऑटोमेटिक आंसर के अंदर प्लस माइनस का साइन आएगा। अगर मान लीजिए I3 की वैल्यू माइनस में आ गई तो हम समझ जाएंगे कि ये अपोजिट डायरेक्शन में I3 इधर था। समझ आ गया भाई? तो ये ध्यान रखना है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या कहोगे भाई, यहाँ से I3 करंट जा रहा है, मतलब इसमें भी कितना करंट आएगा, अब I3 आएगा। यहाँ से I3 करंट आ गया, यहाँ से I2 करंट आ गया, बोलो आ गया कि नहीं। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से I2 आया, यहाँ से घूमकर I3 आया, और I2 और I3 जुड़कर क्या बन जाएंगे, I1, क्योंकि आपने ही तो कहा था कि ये I1 है, ये इधर I2 चला गया, इधर I3। मतलब आप सबसे पहले यहाँ डिवाइड कर रहे हो, तो जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन का सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, और कौन सा रूल लगाया, बाई किरचॉफ्स करंट लॉ। किस लॉ से लिखा आपने, किरचॉफ्स करंट लॉ से लिख दिया, जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ था। एक इक्वेशन, आपने इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन भी मान लिया। अब आपने क्या कहा भाई, यहाँ से I1 आ गया, इधर से देखो। अब एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि जिस लूप में जितना करंट, जैसे यहाँ I1 है तो इधर से यहाँ I1 ही जाएगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है आपने। समझ आ गया? यूँ I1 ही A के पास पहुँचेगा, ऐसा नहीं है कि I1 उधर चला गया और इसके अंदर एंट्री I4 की हो रही है, I3 की हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। मेरी बात समझ गए? अब देखो ध्यान से, मैंने ये बताया आपसे कि अब हमने लूप लेनी है, तो आपकी मर्जी है। एक तो ये छोटी लूप ले सकते हो, एक ये छोटी लूप ले सकते हो, एक ये कंप्लीट बड़ी लूप ले सकते हो, तो आपकी मर्जी है। छोटी छोटी 2 लूप ले लो, अगर इन दोनों का सम करोगे तो बड़ी लूप वाला अपने आप आ जाएगा, तो आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप छोटी छोटी 2 लूप ले लीजिए। अब हम कहते हैं बाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कौन सा रूल लगा रहे हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल लगा रहे हैं। टेकिंग लूप, कौन सी लूप ले लेते हैं, ABEFA, ठीक है, ABEFA, ये छोटी वाली लूप ली है। तो देखो यहाँ करंट की डायरेक्शन है, ए से आगे जा रहे हो तो सबसे पहले रजिस्टर आया। आप सोच रहे हो करंट आया, नहीं, करंट का कोई रोल नहीं है, रजिस्टर और सेल देखने बस। रजिस्टर आया 4 ओम, करंट कितना गया, I1, मतलब पोटेंशियल कितनी हो गई, 4I1। अब इसके आगे माइनस लगाओगे या प्लस, भाई देखो आप ए से बी जा रहे हो, आपके पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो कोई कैसा साइन लगाना है, माइनस। अब आप बी से ई जा रहे हो, बी से जब ई जा रहे हो तो एक सेल आया बीच में, सेल नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहे हो, तो फाइनल क्या है, पॉजिटिव, मतलब क्या लगाना है, प्लस। कितने वोल्ट है, 4 वोल्ट है, तो +4 लिख दिया। उसके बाद आप ई से कहाँ जा रहे हो, एफ, मतलब करंट की डायरेक्शन और आपकी जाने की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस, करंट कितना है, I1, और रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो क्या हो गया, 2I1 हो गया। अब F तक पहुंच गए, F से A जाना है, तो बीच में एक सेल और है, एक सेल है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जंप करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और कितने वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का सेल है, और A तक पहुंचने के बाद इज इक्वल टू क्या लिखना है, 0। समझ आ गया? तो इस इक्वेशन का जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करें, ये फाइनल सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा भाई, -4I1 -2I1 इज इक्वल टू 4 + 2 6, तो -6, माइनस माइनस माइनस, मतलब हम क्या कह सकते हैं भाई, 2I1, यहाँ से I1 था और +6I1 हो गया ना, तो I1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 एम्पियर। पहली इक्वेशन से सॉल्यूशन हो गया, I1 हम निकाल चुके हैं, I1 हमारे पास 1 एम्पियर आ गया। अब हम दूसरी लूप लेते हैं, टेकिंग लूप। अब ये ले लेते हैं BCDEB, BCDEB ले लें भाई। अरे सॉरी भाई, यहाँ तो I2 करंट जा रहा था ना, तो हमने तो गलत कह दिया भाई, 2I2 होना चाहिए, ये I2 करंट जा रहा है, तो देखिए ये 2I2 है, यहाँ से सॉरी, ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास 2I1 + I2 इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं। अब देखिए मैंने क्या कहा भाई, अब बी सी डी ई बी इसके अंदर लगाएंगे तो करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन सेम है, तो सीधा माइनस लिखो, रेजिस्टेंस 2, करंट I3, फिर आगे चलिए सेल आया, पॉजिटिव टू नेगेटिव जंप करेंगे तो -6, उसके बाद डी से ई की तरफ आइए, करंट कितना है I3 और पाथ की डायरेक्शन भी यही है, करंट की डायरेक्शन सेम है तो माइनस लगाइए, 4I3 लिख दो। उसके बाद I3 तक पहुंचने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आप करंट की डायरेक्शन मत देखिए, आप रजिस्टर हो तो ही देखना है। यहाँ सेल आ गया, सेल पॉजिटिव से नेगेटिव जंप करना है तो -4 वोल्ट और बी पर पहुंच गए तो 0, मतलब आप इसको क्या कहोगे भाई, -2I3, और ये I2 था भाई, I3 नहीं है, ये I2 है, सॉरी, इसमें I3 है, इसमें भी I3 है, I3 ही है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कोई है ही नहीं सेल वगैरह, सॉरी भाई, इसमें भी तो यहाँ तो सेल था, यहाँ भी तो करंट I1 ही था भाई, हमने I1 निकाल दिया था और ये I1 हमारा सही था 1 एम्पियर, I1 क्या था हमारा 1 एम्पियर ही था, बिल्कुल सही है भाई, वो I1 ही है यहाँ से, और ये I3 है तो ये कितना हो गया भाई हमारे पास 6I3, कैसा हो गया नेगेटिव, -2 -4, और ये -6 -4 क्या होगा -10 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा I3 इज इक्वल टू -10/6 मतलब -5/3 एम्पियर हो गया भाई। हमारे पास देखो I3 आ गया, I2 आ गया, अब I1 निकालना है तो I1 इज इक्वल टू क्या पड़ा था I2 + I3, तो क्या हो जाएगा हमारे पास I1 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया भाई, I2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास 1 एम्पियर, I3 कितना आया था -5/3 एम्पियर, तो मतलब I1 कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे हिसाब से -2/3 एम्पियर। जो वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब हमने डायरेक्शन करंट की गलत ली थी, गलत तो नहीं कह सकते कि हमने जो दिखाई थी उसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, मतलब जो सर्किट बनेगा उसमें I1 इधर जाएगा और I3 भी लेफ्ट साइड में जाएगा और I1 भी लेफ्ट साइड में जाएगा, I2 जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो सही डायरेक्शन है। समझ आ गया भाई। तो यहाँ तक हमने देखो, जैसे कि यहाँ हमने करंट की वैल्यू भी आपको निकाल के दिखा दी है, समझ आ गया होगा। तो आपने इनको एक बार ध्यान से देखना है, समझना है, और उसके बाद अपनी बुक से नॉर्मल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और हम और प्रैक्टिस अगली क्लास में कराएंगे। थैंक यू।